हेलो दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट की। और जैसे ही नाम आता है रियल एस्टेट, आपको लगता है यार विवेक ये कैसा टॉपिक छेड़ दिया, इसके लिए तो ये बहुत सारे पैसे लगते हैं। और ऑल्दो आई नो ये 1,000 रुपये की नोट अभी नहीं चल रही है, बट इतने सारे पैसे लगते हैं आपको अगर रियल एस्टेट खरीदना है। मेरे पास तो यार इतने ही पैसे 50,000 1 लाख रुपए है, क्या मैं इससे भी रियल एस्टेट एक्सपोजर ले सकता हूँ? तो आंसर इज़ यस, आप रियल एस्टेट एक्सपोजर ले सकते हो। बट पहले समझ लेते हैं कि रियल एस्टेट की इश्यूज़ क्या क्या है। अगर आप कोई भी बिग टिकट रियल एस्टेट खरीदते हैं, या तो फ्लैट खरीदते हैं या तो कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसके इश्यूज़ क्या है? एक पहला इशू है, आपको काफ़ी सारा पैसा लगता है। मतलब अगर आपके पास 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए नहीं है, तब तक आप कोई ढंग की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हो। दूसरा है, अगर आपने ले भी लिया तो जब बेचने जाओगे तो आपको कोई अच्छी डील मिलनी चाहिए, और एक ही बंदा आपका फ्लैट खरीदेगा या आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदेगा। तो ये दूसरा बहुत बड़ा इशू है कि आपको सपोज इमरजेंसी में कुछ पैसे चाहिए, इट विल बी टू डिफिकल्ट, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तीसरा है लीगल इश्यूज, आपका कोई ज़मीन का कोई लैंड का केस चल रहा होगा, या किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, किसी का लीगल एयर है जो उसका वारसदार है, उसका कोई इशू आ गया, उसका कोई लिटिगेशन आ गया, यू विल बी इन अ ट्रबल। एंड काफ़ी डिफिकल्ट होता है एक आम आदमी हमारे जैसे को समझने में कि पेपर वर्क सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, एंड हमने कोई गलती नहीं की है कोई इश्यूज़ में। नया एक और इशू आया है, काफ़ी सारे बिल्डर्स डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। हमने पैसे दे दिए 40 50 60 लाख जो भी थे, बट बिल्डर हमें बिल्डिंग नहीं दे पा रहा है, तो हमारी पूरी लाइफ की कमाई वहाँ पे चली जाती है। दूसरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, राइट, उसमें काफ़ी सारा आपको पेपर वर्क करना पड़ता है, आपको काफ़ी सारे रेवेन्यू जो टैक्स होते हैं उसको देने पड़ते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, और उसमें भी काफ़ी सारा पैसा चला जाता है। एंड उसके बाद सही हेडेक होता है कि प्रॉपर्टी को मेंटेन कैसे करें। अगर आपने सपोज मैं बैंगलोर में रहता हूँ और मैंने मुंबई में कोई प्रॉपर्टी ली, तो वो मेंटेनेंस का इश्यूज इतना होता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। और प्लस इट इज़ अ लोकेशन स्पेसिफिक, राइट। आपको कोई अच्छा लोकेशन में प्रॉपर्टी मिले तो काफ़ी बार वो महंगी होती है, बट अदरवाइज वो रेंट पे चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी बिग हेडेक। और अगर रेंट पे चढ़ भी गई तो वो टेनेंट कब खाली करेगा, उसके साथ एग्रीमेंट करवाना, उसने क्लीन रखा है कि नहीं, उसके मेंटेनेंस इश्यूज, अगर किसी ने छोड़ के गए तो वापस रिन्यूअल कैसे करना है, काफ़ी सारी ये सब झंझट है जो काफ़ी बैंडविड्थ और टाइम ले लेती है, और काफ़ी सारे रिस्क है, और एक कंसंट्रेशन रिस्क भी है, राइट। आप अगर प्रॉपर्टी लेंगे तो या तो हैदराबाद में होगी, अहमदाबाद में होगी, बैंगलोर में होगी, कोई भी एक लोकेशन में होगी। इट्स हार्डली ऐसा कोई बंदा, आई हैव नॉट सीन कि 10 15 प्रॉपर्टी है, अनलेस दे आर HNIs। तो आपका रिस्क भी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, वो स्पेसिफिक लोकेशन, वो स्पेसिफिक एरिया का जो भी रिस्क है वो आप पूरा अपने नेटवर्थ पे बेयर करते हैं। और जब आप बड़ा पैसा लगाते हैं तो आपको लोन भी लेनी पड़ती है, तो आपका EMI भी चक्कर शुरू हो जाता है। तो सपोज कोई कारणों से जॉब चली गई, या कोई भी कैश फ्लो में इश्यू आ गया, या कोई भी इमरजेंसी में आपको कहीं और फंड लग गया, तो रियल एस्टेट में घुसना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब ये सब तो कहानी मैंने बता दी, बट इसका तोड़ क्या है वो समझते हैं, राइट। सो आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसका पर्पस यही है कि हाउ यू कैन अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, ये सब झंझट से कैसे छुटकारा पाए। और इवन इफ यू हैव लाइक 50,000 1 लाख रुपीज़, फिर भी आप रियल एस्टेट का एक्सपोजर कैसे ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये पूरे सेक्शन में, वीडियो में, प्रोडक्ट जिसका नाम है रीट, और हम इसमें डीप डाइव करेंगे और समझेंगे एग्जैक्टली ये क्या होता है। ऑसम। सो ये प्रोडक्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रीट, और मैं आपको फटाफट ओवरव्यू दे देता हूं, और ये 10 मिनट में मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे दूंगा ये क्या प्रोडक्ट है, कैसे चलती है। तो रीट का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये एक ट्रस्ट बिल्ड किया होता है जो व्हीकल होता है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बाय करने का, और इसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर जुड़े होते हैं, तो आप स्मॉल टिकट साइज पे भी कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो था बाइंग और सेलिंग का, तो ये लिस्टेड होते हैं, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, इसीलिए आपको कैपिटल मार्केट्स का एडवांटेज मिलता है, जहां पे आप बायर और सेलर कंबाइन होते हैं और एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं। और
आज के दिन में देर आर 3 REITs विच आर लिस्टेड। दूसरा एक स्ट्रक्चर है वो है इनविट्स विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई भी एक्सपोजर है उसमें आपको हेल्प करता है। मैं डीप डाइव उसमें नहीं जाऊंगा, जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूं। नाउ REITs जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है प्राइमरीली कमर्शियल प्रॉपर्टीज में करते हैं, बहुत छोटा पोर्शन जाता है आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में। तो इन अ वे ये भी एक अच्छा तरीका है कि आपका ऑलरेडी कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वहाँ से रेंटल इनकम आ रहा है और आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी खुद नहीं खरीदनी है, खुद मेंटेन नहीं करनी है, ये सब झमेले में नहीं पड़ना है, तो यहाँ पे आप एक्सपोजर ले सकते हैं। प्लस टिकट साइज कम होता है। तो ये 3 लिस्टेड REITs है, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क, ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट। और सिंपल है इसको ढूंढना, आप जब BSE के साइट में जाइए और आप सर्च करेंगे एम्बेसी तो आपको मिल जाएगा एम्बेसी REIT, और ये लिस्टेड होते हैं, इसका डेली ट्रेडिंग होता है, इसका कितना मार्केट कैप है वो आप जान सकते हो। कभी भी लेना बेचना है तो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में आप कर सकते हो। आप बोलेंगे विवेक वाओ ये तो पता ही नहीं था यार, ऐसा भी हो सकता है कि 50,000 रुपये 1 लाख रुपए से आप स्टॉक मार्केट पर रियल एस्टेट ले सकते हो। जी हाँ, दैट इज लाइक रियली द ट्रुथ एंड दैट इज वेयर ये सेशन पूरा उसी के लिए मैंने बनाया कि आपको ये पूरा इसका अंदाजा लगे क्या होता है, कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर पे जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर मोटा मोटा म्यूचुअल फंड जैसा है, राइट। एंड ये पिक्चर क्रेडिट इज ET पिक्चर क्रेडिट्स इकोनॉमिक टाइम्स से मैंने लिया है, तो फुल क्रेडिट टू देम। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। एक व्हीकल होता है, ये जो बीच में आप ट्राइंगल देख रहे हैं वो व्हीकल है। इट इज जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड। काफ़ी सारे इन्वेस्टर उसमें फंड में पैसे डालते हैं और वो फंड या तो डायरेक्टली रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल रियल एस्टेट का एक्सपोजर लेता है या एक एंटिटी क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं SPV, एक व्हीकल इसके अंदर क्रिएट कर दिया और उसमें वो लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं। ना मजे की बात ये है कि ये व्हीकल कहीं भी प्रॉपर्टी बाय कर सकता है, चाहे अहमदाबाद में हो या बैंगलोर में हो, हैदराबाद में हो, इनको जहाँ पे भी मन करे वहाँ पे बाय कर सकता है। और उसके लिए उसके एक ये स्पॉन्सर और मैनेजर का रोल होता है। एक मैनेजर होता है जो प्रॉपर्टी का ऑपरेशंस मेंटेन करता है और स्पॉन्सर्स होता है जो वो पूरे प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करता है। अब आप बोलेंगे यार स्पॉन्सर है तो वो तो अपना ही इंटरेस्ट देखेगा, मैनेजर है वो तो अपना ही इंटरेस्ट देखेगा, अगर कुछ गड़बड़ कर दिया, पैसा इधर से उधर कर दिया तो क्या। तो इसमें एक ट्रस्टी नॉमिनेट किया जाता है। ट्रस्टी इज बेसिकली अ थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन जो ये सब चीज़ का ओवरसाइट रखता है। तो इन अ वे इट इज़ लाइक अ गुड स्ट्रक्चर, इट इज़ सिमिलर टू म्यूचुअल फंड और काफ़ी सारी गवर्नेंस है। तो जैसे मैंने बोला इसमें 4 मेजर पार्ट है। ओके, सो मैं ये जूम कर लेता हूँ आपके लिए। 4 मेजर पार्ट है। फर्स्ट, मनी को पूल करते हैं काफ़ी सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर, 50,000 1 लाख 2 लाख जिसने भी डाले उसका मनी पूल हो जाता है, करोड़ों रुपए का पूल हो जाता है। उससे वो लोग रियल एस्टेट बाय करते हैं, फिर प्रोफेशनल्स उसको मेंटेन करते हैं और जो भी इनकम होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक डिविडेंड के फॉर्म में, दूसरा इंटरेस्ट के फॉर्म में, तीसरा रेंटल इनकम के फॉर्म में, और अगर कुछ बेचते हैं और उनको कैपिटल वापस रिटर्न करता है तो वो कैपिटल रिटर्न हो जाता है। तो बेसिकली आपको ना तो प्रॉपर्टी चूज करने की कोई झंझट है कि कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी है, कहाँ लेनी चाहिए, मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर वर्क ये लोग संभालते हैं, रेंटल एग्रीमेंट ये लोग बनाते हैं, जब रेंट आता है वो पास भी आपको वो कर देते हैं, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो इट्स लाइक आप पैसिवली पूरा रेंटल बिजनेस संभाल रहे हो विथ अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट विथ अ मिनिमल फीस। ओके, तो मिनिमल टिकट साइज, मिनिमल फीस, आपको उसको थोड़ा कट दे देना है और ऑटोमेटिकली पूरा हैंडल हो जाता है। अब आप बोलेंगे यार फिर तो मैं यार रियल एस्टेट के शेयर्स ही क्यों ना खरीद लूं, मतलब मैं रीट्स क्यों खरीदूं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैंने ये नोट किया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीट्स एंड रियल एस्टेट। कोई भी कंपनी आप शेयर्स खरीदते हो, चाहे शोभा का शेयर खरीद लिया या आपने प्रेस्टीज का शेयर खरीद लिया या सनटेक रियल्टी का शेयर खरीद लिया, उसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो मेजर डिफरेंस इज कि ये मॉडल जो है रेंटल इनकम प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन पे काम करता है, वर्सेस अगर आप कोई रियल एस्टेट कंपनी बाय करते हो तो उसका बिजनेस क्या है, प्रॉपर्टी, पहले लैंड खरीदना, उसके ऊपर प्रॉपर्टी बनाना और उसको बेचना थोड़े हायर मार्जिन पे। तो उनका प्रोडक्शन टाइप का काम है, फैक्ट्री है, वो होल्ड नहीं करती है इन्वेंट्री अपने बुक्स पे, वो रेंट पे नहीं चढ़ाती है। मोस्ट ऑफ देम
बेसिकली सेल इट आउट। कुछ बिल्डर्स है जैसे प्रेस्टीज, उनका हाइब्रिड मॉडल है, बट मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट कंपनीज उनका मॉडल क्या है भाई, बना के बेचो और उसको साइकिल कवर करो। तो उसमें काफी सारे रेगुलेटरी इश्यूज है, अप्रूवल इश्यूज है, साइक्लिसिटी है, कभी डिमांड कम हुआ ज्यादा हुआ, वो सब रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। प्लस डेवलपमेंट साइकिल में कहीं लिटिगेशन हुआ या कुछ भी हुआ, दे टेक दैट रिस्क। बट रीट्स में क्या है, यू टेक अ बिल्ट अप प्रॉपर्टी, ऑलरेडी जो बिल्ड हो गई है उसको लो, उसको फिर रेंटल पे फोकस करो, और अगर फ्यूचर में कोई एप्रिसिएशन होता है वो आपको एप्रिसिएशन मिल जाता है। तो रेंटल इनकम आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में मिल जाती है, और एप्रिसिएशन है वो आपका शेयर प्राइस इंक्रीज में रिफ्लेक्ट हो जाता है। नाउ रीट्स और इनविट्स में क्या डिफरेंस है? इनविट्स आर फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट। तो कोई भी कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे रोड हो गया, पोर्ट हो गया, ऐसे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एसेट्स है, उसको उसका जो व्हीकल होता है उसको इनविट्स बोलते हैं, और रियल एस्टेट के रिलेटेड कोई भी है उसको रीट्स बोलते हैं। ये बहुत ही बेसिक सिंपल डिफरेंस है। अब आपको रीट क्यों लेना चाहिए? तो हमने जो पहले जो प्रॉब्लम्स देखे थे जो फिजिकल रियल एस्टेट के, उसका जस्ट ऑपोजिट है। एक तो आपको स्टेडी रेंटल इनकम मिलता है, और आपके हजारों टेनेंट्स होते हैं, राइट? आपकी अगर 50 प्रॉपर्टी है, आपके हजारों टेनेंट है, आपका इंटेल टेनेंट होगा, माइक्रोसॉफ्ट टेनेंट होगा, टीसीएस आपका टेनेंट होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अचानक से सब टेनेंट भाग जाएंगे, राइट? तो स्टेडी रेंटल इनकम मिलता है। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है, उसमें एक प्रॉपर्टी लिया हुआ, उसका टेनेंट चला गया तो 4 महीने खाली रहा, तो आपको कोई रेंट नहीं मिलता। बट यहाँ पे काफी सारा डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स है, और आपको एक्सपोजर टू हार्ड एसेट मिलता है थ्रू कैपिटल मार्केट्स, जो काफ़ी डिफिकल्ट होता है जनरली। लिक्विडिटी अच्छी है, अगर आज मन करा आपको बेचना है, आप उसको सेल करने के लिए रख दीजिए, अगर सेल हो जाता है सेम डे तो 2 दिन बाद आपको पैसा मिल जाएगा। तो इट इज़ वेरी इजी, लिक्विडिटी इजी है, स्मॉल टिकट साइज है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए भी है आप इसमें लगा सकते हो, आपके पास 5 लाख रुपए आप लगा सकते हो। आपको SIP करना है वो भी आप कर सकते हो, हर महीने अगर 1 लाख का बाई करना है आपके पास, आपको अभी लोन नहीं लेना है, और आपको पता नहीं यार मेरा जॉब 5 साल रहेगा या नहीं रहेगा, मैं लॉन्ग टर्म ये रियल एस्टेट में करना चाह रहा हूँ या नहीं करना चाह रहा हूँ, स्मॉल टिकट साइज से करिए, आप डाइवर्सिफिकेशन करिए उसमें। और ये सब तो डायरेक्ट रियल एस्टेट के जो भी डिसएडवांटेज है वो पूरे इसमें एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपकी टिकट साइज छोटी है, लिक्विडिटी इजी है, लीगल इश्यूज नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रियल एस्टेट मैनेजर है वो सब टेंशन लेगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपका सिर्फ STT और जो भी स्टॉक मार्केट पे आपको जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगते हैं वही लगेंगे। मेंटेनेंस आपको खुद नहीं करना पड़ता, उसके लिए रियल एस्टेट मैनेजर है। लोकेशन का भी डाइवर्सिफिकेशन है, जैसे एम्बेसी रीट का से हैदराबाद में भी होगा ऑफिस, मुंबई में भी होगा, बेंगलोर में भी होगा, तो आपको एक लोकेशन का भी रिस्क नहीं रहता है, और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी नहीं रहता है। तो ये काफ़ी सारे एडवांटेजेस है जिससे ये प्रोडक्ट जो रीट्स है काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। ऑल्दो ये बहुत ही नई प्रोडक्ट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, धीरे धीरे आई थिंक इट विल इम्प्रूवाइज। बट अभी भी जो 3 ऑप्शंस है काफ़ी अच्छे ऑप्शंस है इफ़ यू वांट टू टेक द एक्सपोजर ऑफ रियल एस्टेट, जैसे ये सब अगर आपको झंझट में नहीं पड़ना है तो। ओके, अब इसमें रिस्क क्या है? मतलब मेरे हिसाब से ये कुछ रिस्क है इसमें। एक तो आपका प्रॉपर्टी प्राइस अगर गिर रहा है कोई भी लोकेशन पे तो ऑफ कोर्स आपका कैपिटल डेप्रिसिएशन होगा। स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट, लाइक अगर बहुत ही खराब बियर मार्केट है तो उसका सेंटीमेंट का भी इफेक्ट होगा। मैनेजमेंट फीस काफ़ी बार अगर आपका रियल एस्टेट मैनेजर और जो भी आपका प्रॉपर्टी मेंटेन कर रहे हैं अगर वो इथिकल नहीं है और वो काफ़ी सारा फीस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप डिसएडवांटेज पे हो, क्योंकि आपके लिए कम बचेगा। और इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस भी एक रिस्क है। तो ये की रिस्क है, इसके अलावा भी काफ़ी रिस्क हो सकते हैं, जैसे कोविड जैसा रिस्क हो सकता है, जैसे कॉरपोरेट प्रॉपर्टी में काफ़ी सारा चर्न हुआ, वो सब रिस्क ऑफ कोर्स रहेंगे जो नॉर्मल रियल एस्टेट में भी रहते हैं, राइट। अब रीट्स के टाइप क्या है? सिर्फ मेनली 2 टाइप्स है। एक खुद प्रॉपर्टी लेते हैं और उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं और उसका रेंट कलेक्ट करते हैं, जैसे मॉल्स हो गया, कमर्शियल ऑफिसेज हो गई। दूसरा, आप खुद ओनरशिप नहीं ले रहे हो बट किसी और को पैसा दे रहे हो प्रॉपर्टी बनाने के लिए, और उसमें से जो इंटरेस्ट इनकम आ रहा है वो आप पास थ्रू कर रहे हो आपके यूनिट होल्डर्स के पास। तो एक होता है डेट फोकस्ड, एक होता है इक्विटी फोकस्ड। डेट फोकस्ड जहाँ पे आप लैंड कर रहे हो, इक्विटी फोकस्ड जहाँ पे खुद आप प्रॉपर्टी ले रहे हो।
और तीसरा होता है हाइब्रिड, जिसमें ये दोनों मॉडल साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं कि आप डेट भी ले रहे हो किसी को और आप खुद भी अपने बुक्स पे प्रॉपर्टीज ले रहे हो, राइट। तो ये हाइब्रिड मॉडल हो गया। अब लीगल स्ट्रक्चर इसका ऐसा है कि इट इज़ अ ट्रस्ट, ओके। सो इसमें बेसिकली स्पॉन्सर है जो ये पूरा प्रोसेस सेटअप करता है, लीगल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, ट्रस्टी होता है जो ये पूरा ओवरसाइट रखता है ये सब चीज़ पे, उनका फिड्यूशियरी ड्यूटी होता है टू सी ओवरऑल कंप्लायंस और ये सब। फिर रीट मैनेजर होता है, रीट मैनेजर होता है और प्रॉपर्टी मैनेजर होता है। रीट मैनेजर इज व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल स्ट्रेटेजी, कोई एक्वायर करना है प्रॉपर्टी, कुछ आपको बेचना है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आपको डिस्क्लोजर जो करने पड़ते हैं स्टॉक मार्केट पे, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, आपका कोई इन्वेस्टर है उसका कोई ग्रीवियंस है वो सब मैनेज करना है, वो पूरा रीट मैनेजर मैनेज करता है। और प्रॉपर्टी मैनेजर ऑपरेशनली वो प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है कि भाई वहाँ पे गार्डनिंग ठीक हो रहा है, वहाँ पे लिफ्ट सही चल रही है, वो सब प्रॉपर्टी मैनेजर करता है। और एक होता है वैल्यूअर जो पीरियोडिकली ये सब प्रॉपर्टी को वैल्यू करता है और जो भी यूनिट होल्डर्स है उनको रिपोर्ट करता है कि ये आपकी फेयर वैल्यू है, क्योंकि रियल एस्टेट को वैल्यू करना बहुत ही मुश्किल है, अनलाइक द स्टॉक्स वेयर यू हैव डिफरेंट मल्टीपल्स और ये सब। अब इस पे टैक्सेशन क्या होता है? टैक्सेशन बेसिकली इस पे आप अगर बाई एंड सेल करते हो जैसे नॉर्मल शेयर्स करते हैं, नॉर्मल शेयर्स में 1 साल के बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भरना पड़ता है, बिलो 1 ईयर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है। यहाँ पे 3 साल का वो प्रोविजन है। तो अगर आपने 3 साल के अंदर बेचा आपका यूनिट्स, उस पर जो भी इनकम हुआ, कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, उस पर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगता है। और 3 साल के बाद अगर आपने बेचा तो उस पर 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है, बट यू डोंट हैव एनी इंडेक्सेशन जो बॉन्ड्स में मिलता है। तो राइट नाउ ये रूल है। अगेन आई वुड एडवाइस आप सब लोग को कि आप अपने टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करें, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट इन टैक्सेशन। तो जितना मुझे पब्लिकली अवेलेबल इन्फो है, टू द बेस्ट पॉसिबल वे आई हैव गैदर्ड दैट, और मैंने इंश्योर किया है कि दिस इज एक्यूरेट, बट स्टिल आई मे बी रॉन्ग, राइट। तो आप थोड़ा सा वो ड्यू डिलिजेंस कीजिएगा। सेम वे जो डिविडेंड इनकम आती है वो एग्जेम्प्ट होती है टैक्स पे, बट द एसपीवी या जहां से आपको डिविडेंड इनकम आती है, दे शुड नॉट हैव ऑप्टेड फॉर लोअर टैक्स रिजाइम। अगर उन लोगों ने लोअर टैक्स रिजाइम करा है तो वो आपको टैक्स होगी। रेंटल इनकम जो आती है वो आपको इंडिविजुअल टैक्स ब्रैकेट पे टैक्स होती है, और इंटरेस्ट इनकम आती है वो भी इंडिविजुअल टैक्स ब्रैकेट पे होती है। सो सपोज मेरा 30% टैक्स ब्रैकेट है, तो जो भी रेंटल इनकम आती है इट इज कॉल्ड पास थ्रू, तो वो उस पर मैं 30% टैक्स भरूंगा। प्लस जो एसटीटी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो भी लगता है, जैसे नॉर्मल शेयर्स में लगता है। तो ये हो गया ओवरऑल ओवरव्यू रीट्स का। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। आगे जाके आई थिंक इवॉल्व होगा, बट अभी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। होपफुली आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। काफ़ी सारे और वीडियोस है, आपको चेक इट आउट करने हैं तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है पर्सनल फाइनेंस प्रिंसिपल्स के, कौन से 10 पावरफुल पर्सनल फाइनेंस प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने चाहिए, फिर कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हो स्टॉक मार्केट पे, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अमेजॉन फ्लाईव्हील मॉडल आप कैसे यूज़ कर सकते हो बेटर इन्वेस्टर बनने के लिए, वो भी वीडियो है मेरे चैनल पे। तो बेसिकली आप गो थ्रू कीजिए, काफ़ी सारा कंटेंट है, काफ़ी सारे पावरफुल वीडियोज़ है जिससे आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी पे बूस्ट मिल सकता है। एक तो मैंने बिगेस्ट मिस्टेक पे भी किया हुआ है कि क्या क्या गलतियाँ की है मैंने स्टॉक मार्केट पे, ज़रूर देखेगा, ये बहुत ही पावरफुल वीडियोज़ है, और मेक श्योर आप ये गलतियाँ ना करें जो ये वीडियो में मैंने कवर की है। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। ये अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट इज़ इट फ्रॉम माई एंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आगे भी मिलते रहेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड टेक केयर, बाय बाय।